दोस्तों, स्वागत है आपका रनर लाइफ में। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज की, उसके मोड क्या होते हैं, उसके लिए हम क्या प्रिवेंशन करें। पर उस सब चीज़ों को समझने के लिए आपको मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। हम बात शुरू करते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो एक पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन तो दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाती है, चाहे वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो या फिर खाने के द्वारा हो या पानी या हवा। तो ये सब सारे रीजनों की वजह से ये बीमारी होती है क्या है। तो इसका ये है कि ये होती किस वजह से, कैसे हो जाती है। ये काफ़ी बार क्या होता है, हम कोई इंसान इन्फेक्टेड है, उसको पता नहीं है, तो कभी वो स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, या फिर उसको सांस ले रहा है तेज, वह भी बातें करते हुए चल रहा है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स वो उसके मुंह से निकलते हैं, तो वो 10 फीट की दूरी तक भी जा सकते हैं। तो इस चक्कर में वो दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है जब उसको पता भी नहीं चलता। जैसे कि बीमारियां, इन बीमारियों का नाम है मीसल्स, इन्फ्लुएंजा एंड वूपिंग कफ। ऐसी बीमारियां इन वजह से हो जाती है। दूसरी होती है ओरल फेशियल स्प्रेड। ये होती है बीमारी पानी हवा की वजह से। काफी बार होता है हम गंदे दूषित एरिया में रह रहे हैं, या गंदा पानी, गंदा खाना, हम हाथ नहीं धो रहे हैं और हम खा रहे हैं, हमारे हाथों में जर्म्स है, हमने डायरेक्टली ऐसे खाना खा लिया है। तो इन चक्कर में, लो हाइजीनिक कंडीशन के चक्कर में ये बीमारी होती है। तो इनकी बीमारियों के नाम है कोलेरा एंड डाइसेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग एंड टाइफाइड फीवर। तो ये सब बीमारी इस वजह से हो जाती है। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से सिल्फिस एंड स्केबीज जैसी बीमारियां होती है। और काफ़ी बार क्या होगा, कभी किसी इंसेक्ट ने हमारे शरीर में कहीं काट लिया होता है और वो हमारे ब्लड को सक कर लेती है। तो उस चक्कर में भी काफ़ी बीमारियां, मलेरिया और फ्लेरेलिया जैसी बीमारियां हो जाती है ना। आपने जैसे देखा होगा, मैमल्स भी हमें काफ़ी बार, जैसे कुत्ते काट लेते हैं तो हम रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि उनसे भी एक इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। नेक्स्ट इज द कट इन द स्किन। काफ़ी बार क्या होता है, हमारे हाथों में कट पड़ जाता है किसी ब्लेड से, किसी नाइफ से, और हम उसको केयरलेसली काफ़ी बार हमारे हाथों में कट पड़ जाता है किसी ब्लेड से, किसी नाइफ से, तो हम इतने केयरलेस होते हैं, हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, वो जो कि बहुत गलत है। क्योंकि काफ़ी बार जब हमारे कट लगता है तो उस कट में काफ़ी बार जम्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों में अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो इस चक्कर में हमें हमेशा टिटनेस जैसी बीमारी देखने को मिलती है, इसलिए हमें टिटनेस का इंजेक्शन प्रेफर किया जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि हम किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। हमारी बॉडी शिवर करने लग जाएगी, हमें अंदर से ठंडा फील होगा और हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। टेम्परेचर हमारी बॉडी का क्यों बढ़ता है? हमारा टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो हमारी बॉडी में बीमारी, जो इन्फेक्शन डिसीज़ है, वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, एंड वो टॉक्सिन हमारी बॉडी के हीट को इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। और हमारी बॉडी से काफ़ी बार इतना टेम्परेचर होता है कि हमारी बॉडी में रैशेस पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जितना वेस्ट वाटर था वो सबको फेस मैटर को एक्सक्रीट करने लग जाता है, सारा पानी हमारी बॉडी से निकलने लग जाता है, इसकी वजह से हमें रैशेस फील होते हैं। अब हमें कैसे पता, इनकी ना कुछ स्टेजेस होती हैं जिसको डिवाइड किया जाता है इन्फेक्शन पीरियड को, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड, एक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड, डिक्लाइन पीरियड एंड कोवालेसेंट पीरियड। तो मैं अब इनके बारे में बात कर लेती हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर हुआ और उसके सिम्टम जब तक दिखाई नहीं देते, तो वो हमारा पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ज़्यादातर ये, क्योंकि इस इंक्यूबेशन पीरियड में जो भी एक जर्म्स होता है वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आपने कोरोना में देखा होगा, हमें जब आता है वो कहते हैं 6 से 8 दिन बाद उसके सिम्टम दिखते हैं, क्योंकि वो 6 से बीच का जो टाइम होता है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कि उस टाइम में ना जर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उसके बाद वो जाके हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड। उस पीरियड में क्या होता है, हमारे अंदर सिम्टम आने लग गए हैं, हमारी पेशेंट जो है अपनी बॉडी को सिक फील करने लग जाता है, बीमार फील करने लग जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, और पेशेंट को हेडेक होने लग जाता है, फीवर, डिजीनेस, इरिटेशन जैसी, रेडनेस, ये सब बीमारियां देखने को मिलती है उसके अंदर। डिक्लाइन में हो जाता है। डिक्लाइन पीरियड वो होता है जब उसके सिम्टम कम होने लग जाते हैं, धीरे धीरे उसकी ये स्टेज कम हो रही होती है। एंड कोवालेसेंट पीरियड में जब इंसान वो रिकवर्ड हो गया, ऑलमोस्ट रिकवर्ड हो गया है, एंड उसकी हेल्थ दोबारा पेशेंट की रिकवरी होने लग गई है। इस तरह से इनको चीज़ें कराया जाता है। इसका बेस्ट प्रिवेंशन ये होता है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, हम अपनी अथॉरिटी से आसपास बात करें और हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। इनफैक्ट हम पूरे घर को सैनिटाइज करें, प्रॉपरली डेली सैनिटाइज करें, गुड हाइजीनिक कंडीशन अपने घर में रखें, इम्यून सिस्टम हमारा बेटर रहे, और हम हेल्दी डाइट प्रेफर करें, और नेचुरल मेजर्स को, जैसे कि हमारे आज के टाइम में हमारे कंट्री पोलियो फ्री हो गई है, चिकन स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गई है, ऐसी शायद और बीमारियां हमारे जल्दी हम सबके एक कोलैबोरेशन से वो चीज़ें से फ्री हो जाए। अब मैं कुछ बीमारी, हवा से फैलने वाली बीमारी जैसे कि स्मॉल पॉक्स अब एलिमिनेट हो चुका है इंडिया से। बहुत ही एक सीरियस इन्फेक्शन था, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी।
एक वायरस वेरियोला नाम का एक वायरस जो होता है, जिसकी वजह से जब हम इंसान सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, ये स्कैब्स उसके स्किन से जब निकलने लग जाते हैं, इस वजह से ये बीमारी होती है। इसके अंदर इंसान को फीवर फील होता है, उसकी बॉडी में बैक में पेन होने लग जाता है, उसका फेस रेड होने लग जाता है, और उसकी बॉडी पे फोरहेड पे उसके काफ़ी बार इरप्शंस देखने को मिलते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है। हमारी पूरी बॉडी में इचिंग फील होती है, फीवर कम से कम 8 से 9 दिन तक रहता है। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट ये किया जाता है कि पेशेंट को डार्क रूम में रखा जाता है, गर्म बेड पे रखा जाता है। काफ़ी बार टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो उसको कोल्ड स्पॉन्ज से क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। हॉट फर्मेंटेशन दी जाती है, लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, और पेशेंट को सॉल्ट भी नहीं दिया जाता है। और ईचिंग से बचाने के लिए काफ़ी बार कार्बोलेटेड वैक्सीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसल्स एक प्री स्कूल चिल्ड्रंस में ज़्यादा पाई जाती है। इसको कभी सीरियसली नहीं लिया जाता। अब तो MMR वैक्सीन्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये ढंग से नहीं करी जाती है तो इसके कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ जाते हैं कि डेथ भी हो जाती है। और कन्वर्जन इन चिल्ड्रंस भी देखने को मिलता है। डायरिया हो जाता है, कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, मॉल न्यूट्रिशन के पेशेंट हो जाते हैं, निमोनिया जैसी बीमारियाँ हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है, और इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी बॉडी पे पैचेस देखने को मिलते हैं, फोरहेड पे, हेयर के नीचे, अपेयर, हर जगह पूरी बॉडी पे पैचेस होते हैं, और जनरली लाल कलर के होते हैं। फीवर को कम किया जा सकता है पैरासीटामोल दे के। पेशेंट को बेड पे रखा जाता है, वेंटिलेटेड रूम में रखा जाता है, आइसोलेट किया जाता है, और ब्राइट लाइट में रखा जाता है, और शुड बी टेकन। और इसको पूरा प्रॉपर केयर एक बच्चे को चाहिए होती है इस टाइम पे, तो जिसकी वजह से उसके अंदर चीटिया जैसे चीज़ें डेवलप हो जाए, और कि पेशेंट को पूरे समय क्लीन रखा जाता है। डायरिया डेवलप होता है तो उस टाइम पे ORP जैसे दिया जाता है, बॉइल्ड मिल्क में और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड में दिया जाता है। इससे बचने के लिए वैक्सीन 9 मंथ की एज में और 15 महीने की एज पे लगानी ज़रूरी होती है, और जिसकी वजह से लोगों को डायरिया कम हो, बच्चों को डायरिया कम हो। एंड चिल्ड्रन सफरिंग, जिस बच्चे को मतलब उसको 3 to 4 वीक्स के लिए घर पे रखना, आइसोलेट करना जरूरी है, क्वारंटाइन करना जरूरी है, और पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना जरूरी है कि इसके बारे में। वूपिंग कफ जैसी बीमारियां भी यंग चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये काफ़ी सीरियस डिसीज़ है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। इसके अंदर इंसान जब खांसता है तो उसकी सांसें बढ़ने लग जाती है, पूरा फेस लाल होने लग जाता है, और नोजिया जैसी फीलिंग होती है, जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 18 दिन होता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन ये आते हैं कि उसे कन्वर्जन होने लग जाएगा, उसको अल्सरेशन, माउथ में सारे उसके छाले पड़ने लग जाएंगे, निमोनिया जैसे की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। इस टाइम में पेशेंट को वार्म बेड पे रखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड दिया जाता है, इजी डाइजेस्टेबल डाइट दी जाती है, फैटी फूड्स को अवॉइड किया जाता है। और इस सिचुएशन में बच्चों को हमेशा वैक्सीनेटेड रखना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट। एंड इस टाइम पे होम्योपैथी, और अगर बच्चे को हल्का फुल्का कोल्ड भी है, कुछ भी है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है, तो भी उसको दूसरे बच्चों से दूर रखना चाहिए। एंड इन्फेक्टेड पर्सन को एटलीस्ट स्कूल भी 2 से 3 महीने तक नहीं जाना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस ये क्रोनिक एंड इन्फेक्शन डिसीज है। इवन 1.5% ऑफ पॉपुलेशन आज के टाइम में इस बीमारी से सफर कर रही है। ये ट्यूबरक्ली बेसिलियस नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, एंड जिसे रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर्ड किया था। इसका मेन मुख्य कारण है गंदा खाना, नॉन न्यूट्रिटिव डाइट के चक्कर में, डस्टी एंड डैम एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ विटामिन, अल्कोहल, स्मोकिंग, वेंटिलेशन न मिलने के चक्कर में, हेरिडिटी भी इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ये मोस्टली इन्फेक्टेड स्पेक्ट्रम की वजह से, या इन्फेक्टेड गंदे मीट और मिल्क की वजह से ज़्यादा होने के चक्कर होते हैं इसके। इसमें क्या होता है, रात को लो ग्रेड फीवर होने लगता है, रात को पसीने आने लग जाते हैं, और सूखी खांसी होने लग जाती है विद ब्लड और विदाउट ब्लड, डायरिया होने लग जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, एनीमिया, रैपिड पल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये बीमारी पहले कफिंग से शुरू होती है, और धीरे धीरे हमारे चेस्ट और थ्रोट में हमारे पेन होने लग जाता है। इसके बारे में लोगों को नॉलेज, अब बैलेंस डाइट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट, वेंटिलेशन होना चाहिए घर में, एनवायरनमेंट हमारा सैनिटाइज होना चाहिए, और हम जब भी हम खांसे हैं तो हमें अपने फेस को माउथ या क्लोथ से कवर करना चाहिए। अ पेशेंट शुड बी सेंड टू सम सैनिटोरियम के पास भेजना चाहिए। BCG नाम की वैक्सीन को यूज करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, तो जिससे वो हमारी बॉडी से रेजिस्टेंट रहे। लिविंग प्लेसेस, हमारे आसपास के रहने वाला वातावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए, स्मोक फ्री, डस्ट फ्री रहना चाहिए। रेगुलर मॉर्निंग वॉक बहुत काम आती है इसमें। एंड पेशेंट शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम वरीज, डर से और संभावना से सबसे दूर रहना चाहिए।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरी वीडियो स्कूल के बच्चों के लिए है जिनके अंदर ये चैप्टर्स है। साइंस की बुक्स में काफ़ी इसके ऊपर चैप्टर्स हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इवन बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 5B के लिए भी ये बहुत इस्तेमाल होगी। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ देखिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।